प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञानदीप फैमिली में। पिछले वीडियो में हमने नदी द्वारा अपर्दन द्वारा बनी स्थलाकृतियों के बारे में पढ़ा था। आज हम उसके आगे की बात जानेंगे। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, नदी अपर्दन, परिवहन, निक्षेपण, ये अपर्दन चक्र में भाग लेती है। इस अपर्दन चक्र के दौरान अपर्दन में 3 स्थलाकृतियां बनाई हैं, जिसके बारे में हमने पढ़ चुके हैं। वी आकार की घाटी, महाखंड और जलप्रपात। आज हम जानेंगे परिवहन और निक्षेपण के बारे में। नदी परिवहन, पहाड़ी से नीचे जाना। जैसे जैसे नदी बहाव करती है तो उसके साथ लाया हुआ कंकड़, पत्थर, शिलाखंड बहते हुए आते हैं। इसे नदी का भार कहते हैं। नदी का भार नदी के वेग पर निर्भर करता है। नदी का वेग अधिक होगा तो भार अधिक बहा पाएगी, वेग कम होगा तो भार कम बहाएगी। नदी का वेग यदि दुगना हो जाता, वेग यानी गति, नदी के बहाव की गति जब दुगनी होती है तब उसके द्वारा भार बहाने की क्षमता 64 गुना बढ़ जाती है। ठीक है, और यदि नदी में जल की मात्रा दुगनी होती है तो नदी का भार बहाने की क्षमता सिर्फ दुगनी होती है। यानी परिवहन किस पर डिपेंड है बच्चों? नदी की गति या वेग पर। समझिए। आप पढ़ते निक्षेपण। आपने सीखा कि नदी पहाड़ से बहती हुई मैदानी इलाकों में आती है। तो जब नदी मैदानी इलाकों में आती है तो उसका पार्ट बहुत चौड़ा हो जाता है। नदी का पार्ट चौड़ा हो जाता है और उसका बहाव कम हो जाता है। जब और मैदानी क्षेत्र में आती है उसके पास नदी का भार भी बहुत अधिक हो जाता है। नदी का भार अधिक होने से और बहाव कम होने के कारण नदी अपने साथ लाई हुई अवसाद या भार को बीच बीच में छोड़ती हुई आगे बढ़ जाती है। इसी प्रक्रिया को कहते हैं निक्षेपण, छोड़ते हुए जाना। तो नदी निक्षेपण छोड़ती है तो अलग अलग आकृतियां बनाती है। इसमें 5 प्रमुख है। पहली जलोढ़ पंख, दूसरा गोखुर झील, तीसरा मैदान या तटबंध, चौथा डेल्टा और 5वां ज्वारानद मुख या एस्चुअरी। ठीक है बच्चों, अब एक एक इनके बारे में हम जानेंगे। जलोढ़ पंख, जब नदी बहते हुए अवसाद को अर्धवृत्ताकार, आधे गोले के रूप में, पंख के रूप में छोड़ती हुई आगे बढ़ जाती है तो ये आकृतियां जलोढ़ पंख कहलाती हैं। ठीक है बच्चों। दूसरा गोखुर झील, गोखुर माने गाय के खुर या गाय के पैर के समान। जब नदी मैदानी इलाके में जाती, बहाव कम होता है तो जरा सी रुकावट से उसकी धारा मुड़ जाती है और धारा किस आकार में हो जाती है? अंग्रेजी के एस के आकार में। इसे विसर्प कहते हैं। सर्प भी ऐसे ऐसे चलता है ना, उसी आकार में नदी भी चलती है। तो जब विसर्प में चलती है तो जो ऊपरी भाग है वहां की मिट्टी को काट के और बहा के वो कहाँ डाल देती है? जहां पर नीचा हिस्सा है। तो इस प्रक्रिया में कई बार बहुत नीचे गड्ढे बन जाते हैं, झील बन जाती है। उसका आकार गाय के खुर के समान होता है, उसमें पानी भर जाता है और बहुत समय के बाद नदी सीधी निकल जाती है और वो झील बनी की बनी रह जाती है। इसे कहते हैं गोखुर झील। आया बच्चों समझ में? वेरी गुड। तीसरा है मैदान। मैदान तो आप सभी जानते हैं। नदी मैदानी इलाकों में चलती है तो बहुत चौड़ा मैदान होता है और जब इन नदियों में बाढ़ आती है तो नदी बहुत अंदर अंदर दूर दूर तक फैल जाती है। जब फैल जाती है तो उसके साथ बहाया हुआ रेत, मिट्टी, कंकड़, अवसाद वहां पर जम जाता है और जब नदी का पानी उतरता है तो वहीं जमा हुआ रह जाता है। यही प्रक्रिया समुद्र के पास में भी होती है। जब समुद्र के पास में नदी मैदान बनाती है, समुद्र द्वारा ज्वार भाटा, समुद्र की लहरें, धाराएं ऊपर आती हैं और पानी को बहा के ले जाती हैं तो वहां पर मिट्टी बनी की बनी रह जाती है। इसे कहते हैं वो मैदान। ये बहुत उपजाऊ जमीन होती है, कोई भी फसल बोई जाए बहुत अधिक होती है। इसका उदाहरण हमारी गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान है, बहुत उपजाऊ जमीन वहां की होती है, फेमस है। चौथा है डेल्टा। जब नदी समुद्र के बहुत किनारे पहुंच जाती है तब उसमें अवसाद की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है। तब नदी त्रिभुजाकार में कई धाराओं में बढ़ जाती है। इसे कहते हैं डेल्टा। छोटी छोटी धाराएं बन जाती हैं और फिर वो समुद्र में जाती है। 5वां है बच्चों एस्चुअरी। कुछ नदियां जो डेल्टा नहीं बनाती वे ज्वारानद मुख बनाती हैं, जैसे हमारी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जब समुद्र के किनारे जाती है तो समुद्र में ऐसा चौड़ा आकार बनाती है और समुद्र की जो लहरें आती हैं, धाराएं आती हैं तो नदी द्वारा लाया गया सारा अवसाद बहाकर गहरे समुद्र की गहराई में ले जाती है और वहां पर निचला स्थान बन जाता है। वहां पर अवसाद इकट्ठा नहीं हो पाता। उस ढलान वाले क्षेत्र को कहते हैं ज्वारानद मुख। जैसे हमारी गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी, मिसिसिपी की नदी और ये डेल्टा बनाती है। नील नदी भी डेल्टा बनाती है।
और हमारी नर्मदा और ताप्ती नदी ज्वालानदमुख बनाती है। ठीक है बच्चों, तो हमने जाना कि नदी के निक्षेपण से 5 आकृतियां बनती है। ठीक है बच्चों, अब जानेंगे अपर्दन चक्र के दूसरी चीज के बारे में, वो है हिमानी। हिमानी, आप सोचेंगे हिमानी क्या है? हिमानी मतलब हिम की गतिशील राशि, गतिशील यानी चलने वाली। जब बर्फ की शिलाएं धीरे धीरे खिसकती हैं उसे कहते हैं हिमानी। बर्फ कहाँ पाया जाता है बच्चों? ऊंचे पहाड़ों पर, बहुत पहाड़ी क्षेत्रों में, ध्रुवीय क्षेत्रों में, या समुद्र तल से 4250 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्र में हिमानी पाई जाती, बर्फ पाई जाती। ये हिमरेखा के ऊपर का क्षेत्र होता है। हिमरेखा क्या होता है बच्चों? हिमरेखा यानी वह एक लाइन या रेखा जिसके ऊपर सदा ही बर्फ जमी रहती और उसके नीचे जल रहता है, बर्फ भी रहती, जल रहता है, लेकिन रेखा के ऊपर हमेशा बर्फ जमी रहती। वो भी 2 प्रकार की होती है, एक तो महाद्वीपीय हिमानी, दूसरी घाटी हिमानी। महाद्वीपीय हिमानियां बहुत बड़े क्षेत्र में होती है, बहुत लंबे चौड़े क्षेत्र में। दूसरी और जो होती है घाटी हिमानी, घाटियों यानी पहाड़ों पर होती है। ये हिमानियां भी अपने साथ कंकड़, पत्थर, शिलाखंड, चट्टानों को काटती पीटती आगे बढ़ती है। धीरे धीरे इनकी गति बहुत धीमी होती है। इन हिमानी को हिम नदी भी कहते हैं। ये भी अपर्दन, परिवहन, निक्षेपण तीनों क्रिया करती है। ठीक है बच्चों, अब हिमानी जब अपर्दन करती है, अपर्दन मतलब समझते हैं काटना। जब हिमानी चलती है और थोड़े बहुत जब तापमान अधिक होता थोड़ी पिघलती है, तो ये अपने साथ कंकड़, पत्थर, शिलाखंडों को काटती हुई साथ में बहाती है। ठीक है बच्चों, तो जब अपर्दन करती है तो इससे भी कुछ आकृतियां बनती हैं, जैसे लटकती घाटी, यू आकार की घाटी या हिमगढ़। यू आकार की घाटी मतलब यू जैसा, किनारों पर चौड़ा, बीच में गोल आकार बनाती हुई, नोचती हुई, जहां से कट जाता वहां यू बन जाता और हिमानी आगे बढ़ जाती है, इसे कहते हैं यू आकार की घाटी। परिवहन नदी बहुत धीमी गति से अपने साथ बहाए कंकड़ों को बहा के ले जाती है। जब ये पिघलती है तब इसके साथ का सामान में छूट के आगे बढ़ जाती है। तीसरा निक्षेपण, हिमानी निक्षेपण भी करती है, अपने साथ जो चट्टानों का रेत, मिट्टी, कंकड़ बहा के लाती है। जब ये नदी पिघलती है तो नदी आगे बढ़ जाती है, हिम नदी आगे बढ़ जाती है और जो साथ में लाई है उसको वहीं छोड़ देती है। इस प्रकार से 4 प्रकार की आकृतियां बनाती है। कौन कौन सी बच्चों? अंतस्थ हिमोड़, मध्यस्थ हिमोड़, पार्श्विक हिमोड़ और तलस्थ हिमोड़। ठीक है, नाम से आप सब, अंतस्थ यानी अंत में। जब नदी, हिम नदी बहती हुई बहुत धीमी गति से बहती हुई, साथ में जो कंकड़ पत्थर है, जब वो थोड़ा उसमें उसको तापमान मिलता पिघलती है तो वो आगे बढ़ जाती है बह के जल के रूप में, और वहां उसके साथ जो अवसाद लाया हुआ वो किनारे पर अंतिम छोर तक नीचे दब जाता है और नदी ऊपर निकल जाती है। इसको कहते हैं अंतस्थ। दूसरा होता पार्श्विक। पार्श्विक माने किनारा। हिमानी किसी घाटी से बह रही है तो दोनों किनारों पर, ढलान पर ये अपना अवसाद छोड़ते हुए नीचे को चली जाती है, इसको कहते हैं पार्श्विक हिमोड़। तीसरा होता मध्य हिमोड़। कभी कभी क्या होता है, दोनों साइड से जो अवसाद जमा होते जा रहा वो दोनों मिल जाते हैं, इस साइड से भी आया, इस साइड से आया, बीच में मिल गया, तो इसको कहते हैं मध्य हिमोड़। ठीक है, मध्य यानी बीचों बीच हो गया। और तलस्थ हिमोड़, तलस्थ हिमोड़ यानी तल में, सबसे अंत में। ये तल में जो छूट जाए, अवसाद जो छूट गया और नदी आगे बढ़ गई, ये तभी दिखाई देता है जब नदी का पूरा जल पिघल जाए। नदी पिघल के आगे निकल जाती तो तली में जो जम गया है अवसाद, उसको कहते हैं तलस्थ हिमोड़। ठीक है बच्चों, ये हमने पढ़ा नदी द्वारा अपर्दन से यू आकार की घाटी और निक्षेपण से हिमोड़। कौन कौन से? अंतस्थ हिमोड़, पार्श्विक हिमोड़, मध्य हिमोड़ और तलस्थ। अपर्दन चक्र का अगला घटक है भूमिगत जल। ठीक है बच्चों, अब जाने भूमिगत जल होता क्या है। भूमिगत जल अर्थात भूमि के अंदर भरा हुआ जल। अब ये भूमि के अंदर कैसे भरता है बच्चों? आप जानते हैं वर्षा होती है आसमान से, वर्षा का जल कहाँ कहाँ जाता है? पहले तो पहाड़ों पर बर्फ के रूप में कुछ जम जाता है, दूसरा बह के धरातल में आता है, धरातल से नदियों तालाबों में होते हुए समुद्र में मिल जाता है। ठीक है, तीसरा नदी तालाबों से समुद्र से वाष्प बन के ऊपर जाता है, फिर से बादल बनाता है, बादल बना के फिर से नीचे वर्षा करता है, इसको कहते हैं जल चक्र। ठीक है, और चौथा प्रकार से होता है जो धरती से रिस के जल जमीन के अंदर बैठ जाता है, जमीन के अंदर चला जाता है रिस के। तो ये कैसे रिसता है बच्चों? आप देखें कोई मैदान हो जहां पर रेत, मिट्टी, कंकड़, पत्थर वाली कच्ची भूमि हो,
और दूसरी हो जहाँ पर सीमेंटेड पक्की रोड या मैदान बना दिया। दोनों में हम वर्षा का जल भरा हुआ देखें तो जो कच्ची जमीन है वहां का जल क्या होगा, कुछ समय में वो वहीं के वहीं धरती में समा जाएगा। जबकि जो पक्की सीमेंट वाले क्षेत्र में जो जल भरा है वो धीरे धीरे बहेगा, उसके अंदर नहीं समाएगा, बह के आगे जाएगा, जहां भी उसको ढलान मिलेगी उस साइड बह जाएगा। इसी तरह चट्टानें भी दो प्रकार की होती हैं, पारगम्य या संतृप्त, दूसरी अपारगम्य या असंतृप्त। जो पारगम्य या संतृप्त चट्टानें हैं उन चट्टानों पर जो भी जल गिरता है वह धरती के अंदर, उन चट्टानों के अंदर समाता जाता है, और जो अपारगम्य चट्टानें उन पर जो जल आता है वह बह जाता है। यानी संतृप्त चट्टानों में जल को रिसने की, सोखने की क्षमता होती है, और अपारगम्य चट्टानों में जल को सोखने की क्षमता नहीं होती। ठीक है, इस तरीके से जल भूमिगत जल कहलाता है। भूमि के अंदर पाया जाने वाला जल भूमिगत जल कहलाता है। ये भूमिगत जल भी ढलान की ओर बहता है, क्योंकि धरती के अंदर भी तो ढलान है ना, तो भूमिगत जल भी ढलान की ओर बहता हुआ अपर्दन, परिवहन, निक्षेपण का कार्य करता है। ठीक है बच्चों, भूमिगत जल जब अपर्दन करता है तो दो आकृतियां बनती है, पाताल फोड़ कुआं और गीजर। पाताल फोड़ कुआं कैसे बनता है बच्चों, मान लो किसी पर्वत पर या किसी चट्टान पर या कहीं पर ऊपर पारगम्य चट्टान है, उसके नीचे अपारगम्य चट्टान है। तो पारगम्य चट्टानें आप समझ गए ना, उनके अंदर जल जा सकता है। तो वहां जैसे मान लो दरार बन रही है हल्की, उस दरार से अंदर जल समा गया तो फिर कुआं जैसा बन जाता है, पाताल माने धरती के अंदर तक जाता है, उसको कहते हैं पाताल फोड़ कुआं। दूसरा होता है गीजर। गीजर क्या जानते हैं बच्चों, ठंड के समय में घरों में लगाते हैं, क्या होता है गीजर से, गर्म पानी आता है। तो जैसे हमारे बिजली वाले गीजर से गर्म पानी आता है, वैसे ही धरती के अंदर, बहुत गर्म है ना धरती के अंदर, तो गर्म लावा है, उसके कारण जो जल वहां भर गया है वो गर्म हो जाता है, और ये गर्म जल बड़े फोर्स के साथ फव्वारा जैसे बाहर आता है, इन्हें कहते हैं गीजर। ठीक है बच्चों, परिवहन तो आप जानते हैं ढलान में बहता है। तीसरा होता है निक्षेपण। भूमिगत जल भी निक्षेपण का कार्य करता है। ये अधिकांश कहाँ होता है, उन चट्टानों में जो घुलनशील होती है। घुलनशील चट्टानें कौन कौन सी बताई थी हमने, जिप्सम, सेंधा नमक या चूना पत्थर। इस तरह की जो चट्टानें हैं, इन धरती के अंदर भी इस तरह की चट्टानें होती हैं, है ना, तो धरती के अंदर जो इस तरह की चट्टानें हैं, उन चट्टानों पर जब जल जाता है तो ये घुलने लगती है। ठीक है, और ये घुल के कुछ आकृतियां बनाती हैं, इनको कहते हैं गोलरंध्र, विलय, कंदराएं, और निक्षेपण से करते हैं स्टेगनोटाइट, स्टेगनोमाइट। ठीक है, घुलने से जब चट्टानों में गोल आकार के गड्ढे बन जाते हैं उनको कहते हैं गोलरंध्र, और जब चट्टानें घुलते घुलते नाली जैसी बन जाती है उसको कहते हैं विलय। कंदराएं, गुफा जैसी आकृति, कहीं यहाँ पर चट्टान का नुकीला आकार हुआ, कहीं यहाँ पर नुकीला। कंदराओं में निक्षेपण द्वारा दो आकृतियां बनती हैं, स्टेलेक्टाइट यानी आकाशीय स्तंभ, और स्टेलेग्माइट यानी पातालीय स्तंभ। जब चट्टान में ऊपर से घुलनशील चट्टानें घुल के बूंद बूंद करके ऊपर से नीचे की तरफ नुकीला आकार बन जाता है, उसको कहते हैं स्टेलेक्टाइट या आकाशीय स्तंभ। आकाश से धरती की ओर टपका हुआ बूंदें टपक टपक के जमती जाती हैं, और जमने के बाद वे स्तंभ जैसा बनाती है। दूसरा स्टेलेग्माइट, जब नीचे से जल की बूंदें एक के ऊपर एक पड़ती हैं और एक स्तंभ टाइप बनाती है, उसको कहते हैं पातालीय स्तंभ। तो भूमिगत जल के निक्षेपण से स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट आकृतियां बनती हैं। अगला कारक है पवन। तल संतुलन का, अपर्दन चक्र का अगला कारक है पवन। पवन आप सभी जानते हैं, वायु क्षैतिज गति से चलती है, उसे पवन कहते हैं। पवन का वेग मरुस्थलीय क्षेत्रों में सबसे अधिक होता है। मरुस्थल जानते हैं, रेगिस्तान, यहाँ पर रेत बहुत अधिक होती है। वहाँ क्या होता है, तापमान ऊंचा होता है, बहुत अधिक तापमान होता है, गर्मी अधिक होती है। वर्षा की कमी, वर्षा वहाँ पर कम होती है ना। और तीसरा वनस्पतियों की भी कमी। तो ये तीन कारक है। एक तो मरुस्थल में तापमान अधिक होता है, वर्षा कम होती है, और वनस्पतियां यानी पेड़ पौधे भी कम होते हैं। इस कारण से वहाँ पर पवन तेज चलती है और अपना अपर्दन अधिक से अधिक कर पाती है। ठीक है बच्चों, पवन वहाँ पर भी जो चट्टानें हैं खुली रहती हैं, पेड़ पौधे होते नहीं, तो दिन में वो
फैलती हैं, रात में सिकुड़ती हैं, इससे कमजोर हो जाती है, कमजोर हो जाकर टूट जाती है। और जब पवन तीव्र गति से चलती है तो वहां पर अपर्दन करती हुई जाती है। यह अपर्दन 3 प्रकार से होता है: अपवाहन, अपघर्षण और सन्निघर्षण। पवन के साथ जो रेत कंकड़ मिट्टी जाता है तो पवन जो उड़ा के ले जाती है उसको कहते हैं अपवाहन। सन्निघर्षण, पवन के साथ जो रेत कंकड़ पत्थर बालू के कण उड़ते हैं वे आपस में टकराते हैं। आपस में टकराने की क्रिया सन्निघर्षण। और अपघर्षण, पवन में उड़ाकर लाए गए कंकड़ बालू ये जाकर किसी चट्टान से टकराकर उसको तोड़ते हैं, इसको कहते हैं अपघर्षण। ठीक है बच्चों, ये अपरदन। अपरदन की क्रिया से यारदांग या छत्रक जैसी आकृतियां बनती हैं। देख रहे हैं आप चित्र में, छत्रक, छतरी जैसे आकार बना है। नीचे नीचे से अपरदन करके नीचे का भाग पतला हो गया, ऊपर चौड़ा है। यहाँ के बालू को पवन उड़ा के ले गई है। ठीक है, ये पवन का अपरदन छत्रक बना। अब परिवहन किस पर डिपेंड है? पवन का परिवहन तभी ज्यादा होगा जब उसकी पवन की वेग अधिक होगा। जितनी तेज गति से पवन चलेगी उतना ज्यादा भार बहा के उड़ा के ले जाएगी। दूसरा है चट्टानों की, किस प्रकार की चट्टानें, अगर मुलायम चट्टानें हैं जो टूटी फूटी तो जल्दी वो टूट जाएंगी, है ना। दूसरा है पवन के साथ उड़ने वाले जो कण हैं उनकी मात्रा, उनका आकार और कितनी ऊंचाई पर वो उड़ रही है। ठीक है, चौथा जलवायु, ये पवन के परिवहन में सहायक होते हैं। ठीक है बच्चों, जब पवन बहुत तीव्र गति से उड़ रही होती है तो अपने साथ ये बालू कंकड़ को उड़ा उड़ा के ले जाती है। लेकिन जब वायु का वेग कम हो जाता है, ठीक है, अब ये क्यों होता है, वहां आगे गए कोई अवरोध आ गया या किसी कारण से वायु का वेग जब कम हो जाता है तो उसके साथ जितने कण उड़ के आ रहे हैं वो धीरे धीरे वेग कम होने से नीचे गिरने लगते हैं और नीचे गिर के वो टीले, टीला जानते हैं ना, बन जाते हैं। तो टीले के रूप में छोड़ छोड़ के पवन आगे चली जाती है। इसको कहते हैं पवन का निक्षेपण। तो पवन के निक्षेपण से 2 आकृतियां बनती, एक बालू के टीले और लोयस। बालू के टीले माने छोटे छोटे टीले बन जाते हैं बालू के, देख रहे हैं ये। और लोयस, जब पवन तीव्र गति से चलती हुई उसका मंद कम होता है तो पूरे में फैल, उसके कण एक जगह इकट्ठे ना होकर पूरे में फैल जाते हैं। जब ये कण पूरे में फैल जाते हैं तो एक मैदान का निर्माण करते हैं। इस मैदान को लोयस या बालू का मैदान कहा जाता है। तो ये हुआ पवन का अपरदन, परिवहन, निक्षेपण। अपरदन से कौन सी आकृति बनी बच्चों? छत्रक। और निक्षेपण से बनी बालू के टीले और लोयस। ठीक है बच्चों, अगला कारक है समुद्री लहरें। बच्चों, समुद्री जल कभी शांत नहीं रहता, उसमें लहरें, धाराएं या ज्वार भाटा के कारण वो सदा ही गतिशील रहता है, यहाँ से वहां होते रहता है। ठीक है, तो समुद्री जल भी तल संतुलन और अपरदन चक्र का महत्वपूर्ण कारक है। समुद्री जल अपनी लहरों या धाराओं से समुद्र के तट को, किनारा जो है उसके किनारे पर जो मिट्टी चट्टान है उसको काटती है ना, काटने को कहते हैं अपरदन। और जो रेत कंकड़ मिट्टी को जो काटा है चट्टानों को उसको बहा के समुद्र में ले जाती है, उसको कहते हैं परिवहन। और समतल मैदान पर समुद्र के किनारे ही या थोड़ी दूरी पर उसे छोड़ देती है, उसको कहते हैं निक्षेपण। तो समुद्री लहरें जब अपरदन करती हैं तो जैसे ये चट्टान है, देख रहे ना, तो चट्टानों में वो जो लहरें बार बार टकराती हैं तो लहरों के टकराने से वहां का भाग कट कट के जल के साथ बह जाता है। तो अंदर गुफा जैसी बन जाती है और ऊपर एक टीला जैसे बन जाता है, मुंह, उसको कहते हैं भृगु। और अंदर जो गुफा बन गई है उसको कहते हैं गुफा, समुद्री गुफा और भृगु। ठीक है, तो ये आकृतियां बनाती हैं, भृगु और समुद्री लहरें गुफा बनाती है। तो ये अपरदन से आकृति हुई बच्चों। समुद्री लहरें इन जो कंकड़ पत्थर को काटा ये आकृति बना के बहा के ले जाती हैं, इसको कहते हैं परिवहन। और जब ये समुद्र के किनारे सपाट जगह पे इसको जो बहा के ले गए उसको छोड़ देती है, इसको कहते हैं निक्षेप। तो समुद्री लहरें अपरदित पदार्थ को समुद्र के किनारे छोड़ देती हैं, तो सब इकट्ठा होती आती बालू कंकड़ तो एक मैदान सा बन जाता है। तो जब निक्षेपण से 3 आकृतियां बनती, लैगून, रोधिका और पुली। ठीक है, तो जब ये छोटा मैदान बनाती हैं, जो काटा रेत कंकड़ उसको इकट्ठा जमा करती जाती है, जमा होने से ये भाग समुद्र के ऊपर निकल आता है, टापू जैसा।
तो ये टापू जैसा बड़ा मैदान बन जाता है, इसको कहते हैं पुलिन। हमारे मुंबई में चौपाटी, चेन्नई में मैरीना, इसी पुलिन का उदाहरण है। दूसरा बच्चों, जब ये जो मिट्टी कंकड़ जमा होता है ये एक लंबी पट्टी के रूप में, सकरा सकरा लंबा लंबी पट्टी के रूप में जमा हो जाता है, तब इसको कहते हैं रोधिका या अवरोध जैसा। ये तट और समुद्र के बीच में एक अवरोध बन जाता है, बीच में मिट्टी निकल आती है, इस तरफ जल इस तरफ जल, इसको कहते हैं रोधिका। अगला है लैगून। जब रोधिका के दोनों छोर मिल जाते हैं तो समुद्री जल तट और रोधिका के बीच आ जाता है, तो खारे जल का एक झील जैसी बन जाती है, तो इसे कहते हैं समुद्री झील या लैगून। तो लैगून एक समुद्री झील है, ठीक है। उड़ीसा में चिल्का झील, पुलिकट झील इसी के उदाहरण हैं। तो बच्चों आज हमने पढ़ा अपरदन चक्र या तल संतुलन के कारक कौन कौन हुए? नदी, हिमानी, भूमिगत जल, पवन और समुद्री लहरें। इन सब के द्वारा अपरदन, परिवहन, निक्षेपण का कार्य हमने बहुत विस्तार से पढ़ा है। आशा है आप सबको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।